हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए और यूजीसी नेट सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए। एमपी सेट सोशल वर्क जिसका एग्ज़ाम 27 अगस्त रख दिया गया है। डेट जो है एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन कर दी गई है। एमपी सेट की 27 अगस्त 2023 को रखा गया है। ठीक है। और एमपी पीएससी की अगर मैं आपसे बात करूं, जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की जो वैकेंसी 80 निकाली गई है, जिसमें सोशल वर्क को अलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, सह विषय के रूप में रखा गया है। तो एमपी पीएससी की भी मैं क्लास प्रोवाइड कराता हूँ, एमपी सेट की सोशल वर्क में भी, यूजीसी नेट में, और एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू की भी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड कराता हूँ। आज का जो मेरा ये टॉपिक है, यूनिट नंबर अगर मैं बात करूँ तो 7 से है। यूनिट नंबर 7 में लगभग हम लोगों ने 10+ आवर यानी 10 से ज़्यादा घंटे हम लोगों ने इस पर बातचीत किए हैं यूनिट नंबर 7 में, और केवल मुख्य बातों पर चर्चा हुई है। मेन पॉइंट्स पर बात हुई है जो एग्ज़ाम में आप लोगों से प्रश्न लेकर आते हैं यूनिट नंबर 7 से। आज यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत मैं आप लोगों से एक पॉइंट नोट किया हूँ जो सामाजिक नीति है। उन्हीं सामाजिक नीति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप लोग अवश्य देखिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आप सबके लिए सोशल पॉलिसी के संबंध में, है ना। हालांकि और भी इसके अंदर पॉइंट है, जैसे सामाजिक नियोजन है, सामाजिक विकास है, धारणीय विकास है, मानव विकास, अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक है। ठीक है। इन सभी पर मैं आप लोगों से अलग अलग से बातचीत करूँगा। क्लासेस में आपके मॉक टेस्ट भी करवाऊँगा और ये आपकी जो है क्लासेस में पेड रहेंगे। ये पब्लिक क्लासेस हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहिए। आज आप लोगों की जो क्लास है, एक क्लास आपकी 1 PM है और एक क्लास आपकी 6:30 PM है, एक क्लास आपकी 8:30 PM है। ये आज का शेड्यूल है। कल भी आप लोगों की इसी तरीके से क्लास हुई थी और मैं आप लोगों से जो है आज बात करने वाला हूँ इन्हीं समय पर यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत भारतीय संविधान पर बातचीत करूँगा कि भारतीय संविधान का गठन यानी निर्माण कब हुआ, उसके स्रोत कौन है, प्रस्तावना क्या है और डीपीएसपी क्या है, भारतीय संविधान के लक्षण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। यहाँ से भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को 2 से 3 दिन लूँगा यूनिट नंबर 8 में, ये भी आपका समाप्त कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए प्रश्न करते हैं हम लोग कि सामाजिक नीति द्वारा मानव के साथ साथ किस प्रकार के संसाधनों में वृद्धि की जाती है। नैसर्गिक, प्राकृतिक, पारंपरिक और भौतिक। ध्यान रखेंगे, सामाजिक नीति में मानव के द्वारा किस प्रकार के संसाधनों में वृद्धि होती है, तो भौतिक संसाधनों में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर सामाजिक नीतियों के अंतर्गत सबसे अधिक समाज के किन पहलुओं पर चयन होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, समाज कल्याण और सामाजिक हित, यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बाकी सामाजिक विकास और सामाजिक अनुशासन, सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक स्वच्छता और सामाजिक कल्याण, ये जो 3 पॉइंट हैं ये गलत हैं। जो सबसे अधिक पूछा था, सबसे अधिक समाज में किन पहलुओं का चयन होता है, सबसे अधिक में ऑप्शन नंबर ए को जवाब दीजिएगा, जहाँ पे सामाजिक कल्याण और सामाजिक हित की बात होता है। अगर यही प्रश्न कूट लेके आता तो आप लोग यहाँ पे चारों ऑप्शन को लगा देते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक नीति का लक्ष्य नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक लक्ष्य होते कौन कौन से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सामाजिक नियोग्यता को दूर करना एक सामाजिक नीति का लक्ष्य है, आर्थिक नियोग्यता को कम करना भी लक्ष्य है, और बाधित समुदाय को पुनर्स्थापित करना भी लक्ष्य है, लेकिन मतदान का अधिकार सुपुर्द करना जो कि गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, सामाजिक नीति के अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने का एकमात्र उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में सही जवाब अगर हम बात करें तो देखिए, एक समान अवसर उपलब्ध कराने का एकमात्र उद्देश्य, समान अधिकार देना। ठीक है, प्रश्न है
सोशल पॉलिसी के अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों के लिए एक समान का अवसर, देश को मजबूत करना, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना, जेंडर गैप को कम करना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्यक्रम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। सही जवाब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसे शामिल नहीं करेगा, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और विचार को, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP करिएगा इस क्वेश्चन को। कल्याणकारी राज्य का आशय है, तो मैं आपको बताऊंगा सामुदायिक एवं समग्र विकास है, सभी वर्गों के हित के लिए विकास है और विशेष सुविधाओं को प्रदान करना भी। उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक नीति के संदर्भ में कौन एक प्रारूप की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब आपको मैंने प्रारूप पढ़ा रखा है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। इसका जवाब ऑप्शन सी है, प्रयोजनकारी प्रारूप नहीं है। इसकी तो मैंने क्लासेस जो है आप लोगों को पब्लिक भी किया है। आगे अगर हम बात करते हैं, सामाजिक नीति इस प्रकार बनाई जाती है कि कोई भी व्यक्ति वैधानिक सीमाओं के दायरे में रहकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। इस कथन पर बात अगर हम करें तो सामाजिक नीति में कौन सा प्रारूप के अंतर्गत ये बात कही जाती है कि कोई भी व्यक्ति वैधानिक सीमाओं के दायरे में रहकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। कौन सा प्रारूप बताता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। सही जवाब यहाँ पर जाएगा प्रजातांत्रिक प्रारूप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग में, ध्यान रखिएगा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 8 जो बातचीत होने वाली है भारतीय संविधान पर, 1 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक की PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया है। इसकी वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां से जाके टेलीग्राम से आप देख सकते हैं ये सारे कंटेंट। जो प्राइवेट वीडियोस हैं वो आपको लिंक मिलेंगी उसकी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में समाज कल्याण के विषयों की चर्चा नहीं की जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 है। सही जवाब जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक कल्याण संबंधित विषयों को संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब जाएगा यहाँ पे समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में जो हम बातचीत करेंगे राज्य सूची के बारे में, संघ सूची के बारे में, समवर्ती सूची के बारे में। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक कल्याण के संबंध में अगर कोई विषय पूछा जाता है कि किस सूची में है तो समवर्ती सूची में है। सामाजिक समाज की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? फैक्ट पर आधारित सवाल है, सन 1954 में, ऑप्शन नंबर बी आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के विकास का प्रावधान किया गया था और ईसाई मिशनरियों के कार्यों को स्वीकृति भी प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब जाएगा चार्टर एक्ट 1813 वाला, मैंने आपको पढ़ाया भी है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विधवा पुनर्विवाह के प्रयास के लिए 1861 में यानी 1861 में किसने विधवा विवाह समिति की स्थापना की थी? बड़ा ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब जाएगा गोविंद रनाडे, जस्टिस गोविंद रनाडे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने एवं सुदृढ़ बनाने हेतु वर्ष 1953 में किस बोर्ड का गठन किया गया था? सही जवाब जाएगा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। 12 अगस्त 1953 में इसकी स्थापना हुई। सन 1969 में इसको रजिस्टर्ड किया गया। कंपनी एक्ट 1956 के तहत धारा 25 थी, याद रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 15 के बारे में। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अनुच्छेद का संबंध सामाजिक विकास नीतियों से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब जाएगा आपका 18 का ए। ये जो 48 का ए और दिया गया है अनुच्छेद में, उसमें बताया गया है कि सामाजिक विकास नीति से रिलेटेड नहीं है। बाकी 39 ए भी है, अनुच्छेद आपका 47 भी है, अनुच्छेद आपका 42 भी है। प्रश्न था हमारे सामने कौन सा नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन डी गया है 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे भी मैंने आप लोगों से बातचीत किया है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग और आपसे
अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना, इन सभी अल्पसंख्यक आयोग, इन सभी के बारे में, हालांकि और भी कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड भी कराए हैं, इसकी मैंने क्लासेस भी दिया है। ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि उसके वर्तमान के अध्यक्ष का नाम याद रखें, स्थापना का नाम याद रखें, और उसकी एक लाइन में ये ध्यान रखें कि ये किस संबंध में काम करता है। ठीक है, वही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक को रिलेट कराने वाला कौन सा जो अनुच्छेद है, ये पेपर में सवाल भी आ चुका है, तो अनुच्छेद 29 है। और आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने मुझे जो है व्हाट्सएप पर ग्रुप में आप लोगों ने मैसेज डाला था ग्रुप में, और उसको मैंने आंसर भी बताया था आप लोगों को, अनुच्छेद 29। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगामी परीक्षा में आप लोगों से पूछे जाए। तो 16 में आपसे बताया गया कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद कौन सा शामिल रहेगा। सही जवाब इसका जो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जाएगा, अनुच्छेद 16, और अनुच्छेद 335 ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास योजनाओं में किससे शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब जाएगा, वित्तीय सहायता आयोग को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के पिछड़े वर्गों को विशेष आरक्षण देने का प्रावधान किस संकल्प पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम बात करें सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इन प्रश्नों को आप लोग अगर आप पढ़ के जाएंगे, समझ कर जाएंगे, तभी ऐसे एग्ज़ाम में आप जो है प्रश्न को सही तरीके से कर पाएंगे। यूजीसी नेट एमपी सेट का जो एग्ज़ाम है वो टफ टाइप का है, जो फैक्ट के आधार पे बनाए जाते हैं, है ना। ये जब जानकारी होगी तब आप लोग यहाँ पर उसको सही तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करें, पढ़ाई करें, ताकि आपका एग्ज़ाम एक बार में क्रैक हो जाए, है ना। हो सकता है क्रैक, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तब। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता है, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास के अंतर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कितनी फीसदी धनराशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब जाएगा अनुच्छेद यहाँ पे 90% फीसदी, यानी 90% राशि जो है प्रदान की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की। राज्य सरकार की कितनी होगी, तो 10% रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है राज्यों की झुग्गी झोपड़ी मुक्त कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब जाएगा राजीव आवास योजना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य द्वारा दिए गए वित्तीय अनुदान का अनुपात क्या होगा। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 और 25। जो केंद्र का है यहाँ पर इंदिरा आवास में 75% खर्च करेगी, और 20% जो अनुदान करने वाला है वो राज्य करेगा, है ना। इनकी मैंने आप लोगों को उद्देश्य, इसकी स्थापना कब हुई है, पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को इस संबंध में यूनिट नंबर 7 में जिनसे पूछे जाते हैं कुछ योजनाएं वगैरह, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और आप लोगों ने नोट भी किया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, इंदिरा आवास योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा असंगत है। असंगत का मतलब होता है कि गलत कौन सा है ना। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए यहाँ पे पूर्वोत्तरी राज्य के लिए राज्य जो केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 90-10 का, ये सत्य है। मैदानी भागों में अगर हम बात करें, इंदिरा आवास के परिप्रेक्ष्य में 45,000 प्रति वर्ग जो है इकाई की बात किया गया है, अगर 45,000 प्रति इकाई राशि प्रदान करेगा, ये भी करेक्ट है। पूर्ववर्ती क्षेत्र में 48,000 की जो है प्रति राशि भी प्रदान की जाएगी, ये भी करेक्ट है। और लाभार्थियों की सूची राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है, गलत जवाब। यहाँ आपका ये गलत जवाब है, ये ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा डी बनेगा, असंगत है यही आपका, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आजकल इसी प्रश्नों को मैं बता दूं आपको कूट बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट अगर पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ABC आपका सही जवाब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वृद्ध जनों का सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित विभाग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 सही जवाब जाएगा जन कल्याण विभाग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, नीति निरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत नीति के संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सही जवाब अगर मैं बात करूं तो नीति के निर्माण में और नीति के क्रियान्वयन में भी होता है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे जो आने वाला है, ए और बी दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब रहेगा। देखिए
यदि आप MSW या MP सेट और UGC नेट की अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं सोशल वर्क में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यदि आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की बात तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क में, तो इसके लिए भी अगर आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यह नंबर है, संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप कॉल भी कर लीजिए या व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। वीडियो सारे जितने हो रखी हैं क्लासेस और के वो वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम पर। सारे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निरूपण नीतियों के नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है और कहता है कि किस प्रक्रिया को सरल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब जो जाएगा वो नियोजन प्रक्रिया को जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। किस विकास ने नीति निरूपण प्रक्रिया को ब्लैक बॉक्स कहा है। देखिए मैंने आपको बताया है किस विकास ने नीति निरूपण प्रक्रिया को ब्लैक बॉक्स कहा है, जो समाज की मांगों की नीतियों में बदलता रहता है। किस विद्वान का ये स्टेटमेंट आता है, मैंने आपको पढ़ाया है। सही जवाब जाएगा डेविड स्टोन। ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नीति निरूपण निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं किसे शामिल नहीं किया गया। मैंने आपको तत्व को भी बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 27 में। तो जो सरकारी संगठन है ये बेसिकली उसमें मैंने बताया नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट चला जाएगा। देखिए नीति निरूपण की प्रक्रिया का एक क्रम मैंने बताया था, आपको याद होगा। ज़रा मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 में वही सवाल आ गया है आपके सामने। और ऑप्शन आपका जो जाएगा, एजेंडा निर्माण होगा, निर्णय निर्माण होगा, क्रियान्वयन होगा, मूल्यांकन होगा और समाप्ति होगा। 28 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो आपका बी करेक्ट माना जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 29 नंबर का सवाल, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 29 नंबर का सवाल है हमारे सामने और इस प्रश्न पर आपको विचार करना है। पहला है कि महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अल्प आवास गृह कार्यक्रम वर्ष 1969 में प्रारंभ किया गया था। यह आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं हमारे सामने तो 29 का है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट आपका सत्य हो जाएगा। और फिर आपसे कहता है कि महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पारिवारिक समस्या, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा अन्य कारणों से संबंधित या अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक खतरों की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को अस्थायी रहने के स्थान तथा पुनर्वास उपलब्ध कराना। बिल्कुल देखिए ये करेक्ट है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि अल्पावास गृह कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका उद्देश्य यही था कि ताकि किसी का शोषण ना हो सके, सामाजिक बहिष्कृत प्रक्रिया पर बातचीत करना, मानसिक तनाव पर बातचीत करना, पारिवारिक समस्या पर बातचीत करना, ये इत्यादि प्रकार के जो कारण थे ये बताए गए थे कि महिलाओं और बालिकाओं को अस्थायी रहने के स्थान तथा उसके पुनर्वास के संबंध में था। सही जवाब आपका दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है आपके सामने। तो सही जवाब जाएगा, यहाँ पर देखना है हमें कौन सा। समाज कार्य द्वारा तीव्र गति से बदलते हुए भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ लोगों के नाजुक संबंध के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। सत्य बात है ये। दूसरी बात करते हैं, समाज कार्य द्वारा लोगों को पर्यावरण के अविवेकपूर्ण दोहन से होने वाले प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। ये भी बात सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रीय पोषाहार नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महिलाओं तथा बच्चों को पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव दिए जाने चाहिए। क्या यह बात करेक्ट है? तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये स्टेटमेंट आपकी सत्य है। बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना का उद्देश्य है बालिकाओं का संरक्षण और उसके विकास से, और ये भी बात आपकी सत्य रहेगी। यानी यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर कि मंडल आयोग के समक्ष जो है विचारार्थ के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला पॉइंट है, सामाजिक शैक्षणिक रूप से
पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है। मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और फिर कहता है कि इस आयोग के अंतर्गत परिभाषित नागरिकों के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए किए गए उपाय जो हैं उनको सिफारिश करना, यानी ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा। यानी पहला दूसरा दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कथन पर दिया गया है सवाल, कह रहा है कि भारत में सामाजिक नीति का विकास भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हुआ था। मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये बात सही है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजना में सामाजिक विकास के संबंध में नीतियों को शामिल भी किया जा रहा है, और ये भी बात सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट चला जाएगा, पहला और दूसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सवाल हमारे सामने दिए गए हैं, आपको विचार करके बताना है कि क्या जवाब इसका सही जाएगा। सामाजिक विकास से संबंधित कार्यक्रम और सेवाओं के प्रमुख लक्ष्य जो है बालकों के संपूर्ण विकास करने की बात है, यानी ये बात सत्य है। फिर कहता है सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो है दोनों प्रकार के संस्थाओं द्वारा बाल विकास कार्यक्रम और सेवाएं चलाई जाती हैं, यानी ये भी बात सत्य है। और कहता है कि बाल विकास कार्यक्रम का जो क्षेत्र राष्ट्रीय और प्रादेशिक और स्थानीय हो सकता है, यानी ये भी बात सत्य है। आपका करेक्ट सभी माने जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे सामने, कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद जो संविधान में दिए गए हैं 330, 332 और 334, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों की लोकसभा और राज्य की विधानमंडल की विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करने की एक व्यवस्था की गई है इन अनुच्छेदों में। क्या ये बात करेक्ट है? तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि बिल्कुल ये बात सत्य है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष जो है संगठक योजना वर्ष 1970 में शुरू किया गया था, यानी ये भी बात सत्य है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 35 का जो ऑप्शन जाने वाला है वो सी करेक्ट होगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला ऑप्शन यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय आरोग्य विधि का गठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1997 में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग जो थे उन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और उन्हें जो है अत्यधिक गंभीर रोगों से ग्रस्त होते हैं, जो उसमें अत्यधिक गंभीर रोगों से ग्रस्त होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बात करेक्ट है, जो बताया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो पॉइंट जा रहा है पहला वाला करेक्ट जाएगा। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो योजना है, इसी के अंतर्गत राज्य सरकार ने राज्य की बीमारी सहायता निधियां गठित करने के लिए सहायता अनुदान भी किए जाते हैं या दिए जाते हैं। ये भी बात आपकी करेक्ट रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 37 का सवाल है कि कुछ जातियों को संविधान के अनुच्छेद 341 यानी 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों को घोषित किया गया है ना, बात करेक्ट है, यानी सत्य है ये पॉइंट। फिर कहता है कि हैबिचुअल अफेडर्स, ठीक है, अफेडर्स एक्ट है जो जनजातियों को निर्दिष्ट जनजातियों की संज्ञा देता है। मैंने आपको इसके बारे में भी पढ़ाया है, और ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 38 नंबर का सवाल हमारे सामने है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से संबंधित है, कुछ कथन दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि इस योजना के अंतर्गत आवासीय उच्च प्राथमिक स्थापित करने का प्रावधान की बात की गई है, यानी यह स्टेटमेंट आपका सत्य जाएगा। फिर इस योजना में किसी विशेष वर्ग की लड़कियों के लिए, देखिए किसी विशेष वर्ग लिख देने से ये ऑप्शन गलत जाएगा, ऑप्शन केवल और केवल आपका पहला करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 39 पर कि निम्न कथनों पर विचार करते हैं। सामाजिक नीति सामाजिक संरचना की कमियों को दूर करती है, क्या ये बात करेक्ट है? मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल ये बात सत्य है। सामाजिक नीति संतुलन को रोकती है, तो गलत हो गया, केवल आपका यहाँ पर पहला वाला सही जवाब जाएगा। 40 नंबर का सवाल, सामाजिक नीति का प्रारूप किस प्रकार का हो सकता है, किस प्रकार का हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे सामने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आवश्यकता अनुरूप, जटिल और समस्या के अनुरूप, ये तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 40 प्रश्नों के बारे में बातचीत किया है, और भी यहाँ पे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के बारे में मैं आप लोगों से जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें आप लोगों से डिस्कस करूँगा। 40 प्रश्नों में यदि आप लोगों ने 35 प्रश्न को सही किया है तो आप सही चल रहे हैं। आप यहाँ पर अगर 40 प्रश्नों में से अगर 35 क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है तो आपका सही मार्गदर्शन है, आप सही स्टडी कर रहे हैं,
यदि 35 से नीचे आ रहा है, यानी आप ये भी कह लो कि अगर 30 से भी नीचे आ रहा है तो आपको तैयारी करने की अति आवश्यक यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और आप लोग को अगर 35 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा फोकस करें और भी क्वेश्चंस आपके सही जाएंगे फिर, है ना। तो पढ़ते रहिए और क्रम से सारी चीज़ें। और मैं देखो आप लोगों को यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी PDF पूरा क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक की पूरी क्लासेस मैंने करवा दिया है। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया है। प्लेलिस्ट भी आपको दे रहा हूँ। पर डे आपकी क्लास चलती है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन क्लास ना चले। यहाँ तक कि संडे मैंने ऑन कर रखा है। 3 क्लासेस दे रहा हूँ आप लोगों को सोशल वर्क में। आप समझ सकते हो कि इस समय काफ़ी जो है मेहनत हो रही है UGC नेट और MP सेट पर, है ना। MSW के स्टूडेंट भी ध्यान रखें ऐसे चीज़ों पर कि हमें लिखना किस तरीके से होते हैं, तो उसकी जो थ्योरिकल क्लास होती है वो ज़रूर लिया करें। क्लास का समय आपको बता देता हूँ दोबारा से। एक 1 PM क्लास रहेगी और एक 6:30 आज रहेगी और एक 8:30 आपकी क्लास रहेगी। ये शाम की टाइम की क्लासेस हैं सारी की सारी, ठीक है। सारी क्लासेस मेरी जो है PM पर होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और जो संडे की क्लास होती है वो डे में रखी जाती है ना। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। जो PYQ और MCQ मैंने करवाया है वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए यूट्यूब पे आप लोग अगर प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्लेलिस्ट जो है हिडन है, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है। तो केवल मैं वो भेजूँगा टेलीग्राम में तभी वो आपको मिलेगा, है ना, प्लेलिस्ट। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए इसमें तो मैंने नंबर बता दिया है, या तो डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ से पूरी डिटेल ले लीजिए मेरी। 8506031308 पर आप या तो कॉल कर लीजिए मुझसे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।